मैग्नेटोस्टैटिक्स का फोर्थ वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। तो करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, है ना। तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो क्या देखा था कि हम क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए तो उसके कुछ ऊपर फोर्स लग रहा था ना। तो अब हम क्या कर दिए, उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह हम क्या रिप्लेस कर दिए, करंट कैरिंग वायर का, है ना। तो एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हो। तो इस तरह की चीज़ें आपने 10th क्लास में भी देखी है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तो वही चीज़ है। तो वायर पे देखना है तो वायर को हम क्या कर सकते हैं, अगर वायर का हम छोटा सा कोई पोर्शन लें, ठीक है, वायर का डीएल लेंथ का कुछ एक पोर्शन लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे पूरा लेंथ एल पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर जूम व्यू देखूं, ठीक है, इसको बड़ा करके देखूं, क्रॉस सेक्शन देखूं वायर का, तो मैं कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता हूं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो तो रेक्टेंगुलर ले लो, पर मुझे क्रॉस सेक्शन से मतलब है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए कुछ उसका। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने क्या कर लिया, ए ले लिया, ठीक है। और इसकी लेंथ को मैंने क्या किया, स्मॉल लेंथ है तो इसको डी एल ले लिया। तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का ए इंटू डी एल, जिसको मैं डी वी से बोल देता हूँ ना। अच्छा, ये तो हुई इसकी डायमेंशंस की बात वायर की, है ना। अब देखो कि इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर जो डी एल लेंथ का है, इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अगर मेरा जो करंट है इस डायरेक्शन के अंदर है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने देखा भी है और आपने इसका डेरिवेशन भी किया है, ठीक है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन था कुछ इस तरह से था। अच्छा, अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करें और उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखें कि वो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट था, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो अकेला मूव कर रहा होता इस डायरेक्शन के अंदर, है ना। अगर मैं इसको ये चीज़ कंसिडर करूँ, ये मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बस ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो अपना पिछला लेक्चर था वो जो कंसेप्ट लगेगा कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे निकालेंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से शो करते हैं, तो वी क्रॉस बी, तो वी इस साइड है, बी ऊपर की साइड है, ठीक है। तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन ये आती है, तो सिंस इसका नेगेटिव चार्ज है, क्यू वी बी होता है ना फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी, तो नेगेटिव चार्ज है इसका, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कर्ल रूल से तो ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन क्यू को नेगेटिव करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की साइड में, तो फोर्स इस पर नेगेटिव नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देखो इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो सब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ना। तो एक पे फोर्स कितना लग रहा है हमारा, तो उसको मैं मान लेता हूँ एफ ई बोल देता हूँ, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है ई वी डी क्रॉस बी, यही तो लग रहा है। अभी नीचे की डायरेक्शन मैं नेगेटिव बोल दूँ चाहे, इसको नेगेटिव का मतलब इसका क्या हुआ कि ये इसका हमने डायमेंशंस दे दिया, ठीक है, नीचे की साइड लग रहा है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई वी डी क्रॉस बी लग रहा है हमारा फोर्स, और नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो अब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन इंटू एफ ई हो जाएगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, ठीक है, इंटू ये एफ ई, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स नेट, और वो किसकी डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में। मतलब इस वायर के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और वो ये होगा एन इंटू एफ ई, ठीक है। इस मतलब एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जितना जो भी छोटा सा एलिमेंट लिया है इसके डी एल लेंथ का, इसके ऊपर इसके अंदर अगर मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, है ना। अच्छा, तो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो वहाँ से अगर हम देखें कि इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन इंटू डी वी कर देंगे छोटे वॉल्यूम को, ठीक है, जो स्मॉल इसका वॉल्यूम है इसी को हम स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहीं से देख रहे हो कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू वी। तो यहाँ से कितना आएगा, स्मॉल एन की वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है, और डी वी क्या है हमारा, यही तो है ए इंटू डी एल, ठीक है, तो वो यहाँ पे रख देंगे। तो एफ नेट हमारा कितना आ जाएगा, एन ए इंटू डी एल, और एफ ई की वैल्यू ये है ही हमारी, कितनी है, ई इंटू वी डी क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ये वैल्यू आ गई।
अब क्या चीज़ है कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम डी को अंदर लेके जा सकते हैं, वी डी को बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन ए वी डी इंटू ई, ये हो जाएगा डी एल क्रॉस बी। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि एन ए वी डी ई है, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है, जो नेट करंट इस वायर से जा रहा है। तो जो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, तो ये आई वही है एन ए वी डी इंटू ई, नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू चार्ज। तो ये करंट हो गया, एफ नेट कितना आएगा, करंट इंटू डी एल क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर वो कितना लग रहा है, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अब ये समझने की कोशिश करो कि डी एल क्रॉस बी क्या चीज़ है। डी एल वैक्टर क्या चीज़ है, डी एल वैक्टर है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसका अगर स्मॉल एलिमेंट है, अगर वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, डी एल जो शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन। तो आपने ये कंसेप्ट बायोट लैब में देखा था, आइडियल वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इस कंप्लीट को ही कंसीडर करोगे आइडियल, ठीक है, और इनटू क्रॉस बी। ठीक है, तो करंट एलिमेंट और इसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वही इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, इस केस के अंदर ऐसा है कि आई डी एल क्रॉस बी, जो डी एल है वो डी एल क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो वेक्टर है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल वेक्टर जो डिफाइन किया है वो है। इस केस के अंदर ऐसा हो रहा है आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, इसको जनरलाइज करेंगे और केसेस के लिए भी। ठीक है, अब क्या है, इसके अगर हम डायरेक्शन देखें डी एल क्रॉस बी, तो डी एल क्रॉस बी हमें कर्ल रूल, जो हमारा राइट हैंड कर्ल रूल है, वही बता सकता है कि डी एल और क्रॉस बी के अंदर निकालो। जैसे इन जनरल अगर मान लो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर मान लो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैंने तो इस तरह शो कर दी, मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के अंदर कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और हमारा क्या है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है कुछ इस तरह से है, आई। ठीक है, आई करंट इसमें वायर में से पास हो रहा है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, वो फोर्स हमें देखना है कि इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या डी एल क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट डी एल वेक्टर होगा तो यही डायरेक्शन होगी, तो ये डी एल की डायरेक्शन होगी हमारी, ये डी एल की डायरेक्शन होगी, और बी की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये बी की डायरेक्शन होगी। अब क्या है, डी एल क्रॉस बी लेना है, तो कर्ल रूल लगाएंगे डी एल क्रॉस बी, है ना, डी एल से बी की तरफ, तो हमारी जो फिंगर्स है वो एल से बी की तरफ जाएगी, तो हमारा जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स लगेगा इस एलिमेंट के ऊपर, छोटे से एलिमेंट के ऊपर, वो नीचे की साइड लगेगा। तो इसको मैं एफ लिख देता हूँ, तो हमारा फोर्स लग रहा है ये नीचे की साइड में। ठीक है, तो एल क्रॉस बी ही देखना है हमें, डी एल क्रॉस बी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हुई छोटे से एलिमेंट की बात। अब हम क्या करते हैं, जिस छोटे से एलिमेंट को कंप्लीट वायर की फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी केस को अंदर इसको टोटल वायर से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, टोटल वायर से रिप्लेस कर दूँगा इसको, तो हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई डी एल क्रॉस बी आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, अब इसको पूरे वायर से रिप्लेस कर दिया तो डेफिनेटली जो इस पर फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो स्मॉल फोर्स आ रहा है, डी एफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स है इसको डी एफ लिख सकते हैं अपने, डी एफ फैक्टर। ठीक है, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब क्या पूरे वायर पे जनरलाइज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, है ना, ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा आई डी एल क्रॉस बी का, है ना। अब डेफिनेटली बात है कि अगर पूरे वायर में से करंट कांस्टेंट है तो इस आई को क्या कर सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या चीज़ है, यहाँ से डी एल क्रॉस बी है यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि अगर हम डी एल का कंप्लीट इंटीग्रेशन करें इस वायर के साथ में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये स्ट्रेट वायर है बिल्कुल, ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के केस में क्या होगा, ये टोटल लेंथ ही बच जाएगा, मतलब ये निकल के आएगा आई एल बी। ठीक है, और इसका मतलब ये निकल के आया आई एल क्रॉस बी। अब ये क्या चीज़ है, एल क्रॉस बी, एल क्या है, इसका लेंथ वेक्टर है पूरा, और बी ये है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप तो अपन उससे निकाल लेंगे कर्ल रूल से, एल बी के बीच में जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे उनके बीच में अगर 90 डिग्री है तो आई एल बी ही हो जाएगा ओनली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल अगर हमारा कुछ वायर पड़ा है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एल वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा, इसको बोलेंगे आई एल बी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं छोटे छोटे अपन। तो आपके सामने ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर जो ग्रीन कलर के अंदर शो हो रही है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब स्पेस के अंदर हर जगह कांस्टेंट है और एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैंने करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, स्ट्रेट वायर्स कुछ जो मैंने ब्राउन कलर के अंदर है कुछ इस तरह से उनमें करंट भी शो कर रखा है, ठीक है। तो हर पार्ट के अंदर क्या है, दो दो करंट कैरिंग डायरेक्शन मैंने शो किया है। तो आपको हर पार्ट के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये काम करना आपको। उससे पहले जो हमने अभी जो देखा था DF इज इक्वल टू IDLB फॉर्मूला देखा था ना, तो तब हमने जब इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद में क्योंकि इंटीग्रेशन पूरे वायर पे इंटीग्रेशन किया तो हमने क्या आया, जो हमारा फोर्स निकल के आया वो कितना निकल के आया, IL क्रॉस B, है ना, L क्रॉस B निकल के आया। अच्छा, अब ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए तो ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर तो छोटे से पार्ट के ऊपर छोटा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर वेरिएशन नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटे से पार्ट के अंदर। लेकिन अगर पूरा लेंथ का वायर है और उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी वेरिएशन कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगा इंटीग्रेशन सोल्व करना। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमने तभी ली जब हमारा क्या हो, थ्रू आउट द वायर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, IL क्रॉस B है और L और B के बीच में एंगल देख लेना। अगर वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये चारों केसेस में आप देख रहे हो कि चारों केसेस में मैंने 90 डिग्री लिया है, तो 90 डिग्री लिया तो आप कुछ नहीं डायरेक्ट बोल सकते हो इसको ILB, है ना, इंटू एन कैप आप डिसाइड कर लेना क्या होगा, ठीक है, कलर रूल से। बाकी इसका फॉर्मूला होगा ILB, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, वरना IL क्रॉस B होता है, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ इसके। जैसे पहला पार्ट देखो, तो पहले पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है ना, तो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और करंट क्या है, कुछ अगर इस वायर को कंसीडर करें तो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो L क्रॉस B लगाना है, तो L वेक्टर इस डायरेक्शन में है और B वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर है, हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लगाएंगे, L क्रॉस B, तो फोर्स हमारा क्या आएगा, नीचे की डायरेक्शन में, है ना, L क्रॉस B, तो फोर्स आएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो इस वायर पे फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आया। अच्छा, इस वायर पे देखें फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे जो L की डायरेक्शन है, L की डायरेक्शन ऊपर है और B की डायरेक्शन नीचे है, तो L क्रॉस B लगाएंगे कलर रूल से, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो फोर्स आया लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली अगर हम बनाना चाहें इसके अंदर एक वायर कुछ इस डायरेक्शन में अगर बनाएं तो इस पर फोर्स क्या आएगा, तो डेफिनेटली इस वायर अगर इंडिपेंडेंट वायर है ये, ठीक है, तो इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है तो देखेंगे L क्रॉस B लगाएंगे तो फोर्स क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो फोर्स आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें इस पार्ट के अंदर, तो इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो निकाल सकते हो, L क्रॉस B ऊपर डायरेक्शन में फोर्स ऊपर की साइड लगेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा L क्रॉस B ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देख ही रहे हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैंने ओरिएंटेशन बदल दिया और करंट की डायरेक्शन सेम ही है तो फोर्स जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो गया, है ना। या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन बदल दूँ या करंट का ओरिएंटेशन बदल दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कलर रूल तो हमें यही बताता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब क्या है, यहाँ देखोगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या है, इस केस की बात करोगे तो ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही करंट है, लेकिन उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा था तो आपने ये यूज़ कर दिया, लेकिन इस केस में एंगल क्या बन रहा है, ये वाला और इस वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, तो साइन 180 जीरो, तो इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो, ये फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स निकालोगे, B इस डायरेक्शन में है, L इस मतलब L वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो LB लगाओगे तो फोर्स क्या आएगा, L क्रॉस B लगाओगे तो फोर्स क्या आएगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ जो फोर्स डिनोट करोगे तो ये वाला डिनोट करोगे फोर्स। अच्छा, और अगर मैं वायर की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मान लो इसके अंदर जो मैं वायर है अगर मेरी डायरेक्शन ये हो जाए तो भी फोर्स क्या होगा, तभी फोर्स थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, जीरो, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 180, तो यहाँ भी फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, एक ही बात है। सिमिलरली इस केस में भी आपको दिख रहा है फोर्स ये जीरो होगा, इस केस में कितना होगा, L ऊपर डायरेक्शन, B इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, L क्रॉस B ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पर क्या लगेगा, F, जस्ट उल्टा लग रहा है देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। तो होप कि आप सब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, है ना। अगर मेरा इन जनरल अगर थीटा एंगल भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो जैसे मैं ये तो मैंने 90 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस देख लिए, मान लो इन जनरल की 45 डिग्री वाले या 30 डिग्री वाले केस हो, ठीक है। मान लो कुछ इस डायरेक्शन में वायर दे रखा होगा हमारा, ठीक है, सॉरी इसमें देख लेते हैं अपन कि इस केस के अंदर मान लो ये वाला दे रखा है हमें केस कि ये वाला डायरेक्शन है, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन मान लो ये है। तो अब बताओ कि इसके अंदर फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो L क्रॉस B, तो हमें लगाना वही है L क्रॉस B, तो फोर्स हमारा अभी भी क्या लग रहा है, अगर L क्रॉस B देखें हम,
ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, एक्चुअली के अंदर हमें जो हमारा इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, तो बी का वेक्टर, बी वेक्टर क्या है हमारा, इस डायरेक्शन के अंदर है हमारा, ठीक है। और एल वेक्टर हमारा क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है हमारा, ठीक है। अब क्या है, तो हमारा क्या होगा, एल क्रॉस बी लगाएंगे, तो एल क्रॉस बी लगाना है, तो फोर्स क्या है, अभी भी हमारा क्या आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जो अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए हमें, तो कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एल और बी के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अब एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर मान लो ये 30 डिग्री की बना होता, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना होता, तो हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल ये देखना होता, तो कितना था 150 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री की बना होता ना, तो उस हिसाब से हमें साइन 150 लेना पड़ता। तो साइन 150 पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इन जनरल कोई भी एंगल दिया हो तो हम क्या आराम से फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री के अंदर हमारे लिए इजी फॉर्मूला है, 90 डिग्री में आई एल बी लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये 90 डिग्री केस है। अब हम केस कंसिडर करते हैं कि जो हमारा वायर है कोई आर्बिट्री शेप है, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट एम है और फाइनल पॉइंट एन है, कुछ आर्बिट्री शेप है, ठीक है। तो और इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हर जगह भी। तो हमें क्या करना है कि अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एम से एन, नेट फोर्स तो तभी निकाल सकते हैं ना। तो स्मॉल अगर हम एलिमेंट ले यहाँ से, ठीक है, डी एल एलिमेंट, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डी एफ निकल के आएगा स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, तो हमें अगर हम इसकी डायरेक्शन मान लो ये डायरेक्शन है, तो बी क्या है हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या आएगा, नीचे की साइड में आएगा, फोर्स ये आएगा डी एफ। अब क्या हो, डी एफ को हमें इंटीग्रेट करना है पूरा, तो डी एफ की वैल्यू कितनी है, डी एफ की वैल्यू आई डी एल क्रॉस बी, और डी एल क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट डी एल, हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब क्या है, पूरा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। तो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, हर पाथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इस पाथ को पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये एक चीज़ पता है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की अगर हमें वैल्यूज़ पता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे भी बी सेम है और फाइनल पॉइंट पे भी बी सेम है, ठीक है। तो अब बात क्या है, इनिशियल पॉइंट पे करंट भी सेम है, तो इनिशियल पॉइंट का डी एल अगर हम देखें, एल वेक्टर इसका और इसका, मतलब इनके पोजिशन वेक्टर, ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेकर अगर इनको सोल्व करें, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ही इसके अंदर आई हमारी, तो वो किस केस में आ सकती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट नहीं बोल सकते आप उसको, ठीक है। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करके भी आप क्या करते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है। आप कंजर्वेटिव फोर्स आपने 11th में पढ़ा भी होगा। तो डेफिनेटली वही कंसेप्ट लगेगा, एम से एन के बीच के अंदर जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो एम से एन के बीच में एक पोजीशन वेक्टर होगा, उसी वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ से अगर एक स्ट्रेट वायर का जो कॉन्सेप्ट था, एफ क्या निकल के आ रहा था, ठीक है, वो निकल के आया था आई एल क्रॉस बी निकल के आ रहा था, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, और थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट आई है, तो कुछ ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर एक प्रकार से स्ट्रेट वायर ही है, और ये एम एन क्या हो जाएगा, उस स्ट्रेट वायर का वेक्टर हो जाएगा एम एन वेक्टर, बस उसी को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आई एल का जो भी लेंथ है, मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है, एल डैश है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल डैश वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होगा हमारा, बस हमें इनिशियल टू फाइनल वेक्टर है एल वेक्टर को उसी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इस पे जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि हमें अगर मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉब्लम ये है कि हमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से दे रखी है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास कुछ करंट कैरिंग जो कंडक्टर है हमारा कुछ एल शेप के अंदर है, और करंट इस आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे में से, ठीक है, और एल शेप है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमें निकालना है इसके ऊपर नेट फोर्स, ठीक है, जो भी ये कंडक्टर है पूरा एल शेप का, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ये तरीका यूज़ करें, या हमने जो पहले तरीका यूज़ किया तो सिंगल वायर को कंसिडर करके। अगर हम सिंगल वायर को कंसिडर करें तो ओनली यहाँ से यहाँ तक के वायर को कंसिडर करें, नंबरिंग भी दे दो, मान लो ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी वायर को कंसिडर करें तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, आई इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, और बी हमारा अपर डायरेक्शन के अंदर है, इसके अंदर फोर्स क्या लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लगा के देख लो आप, कर लो। तो इस पे फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर क्योंकि इसका अगर हम फोर्स निकालें तो कितना आएगा, अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ मान लो सेम है, इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ भी ए है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगने वाला कितना आएगा, आई
ठीक है, इंटू लेंथ ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, और इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एल और बी के बीच का 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 91 हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन हमने बता दी। सिमिलरली ये वाला फोर्स कितना होगा, आई ए बी, तो मैं एक बार फोर्स को एफ से ही डिनोट कर देता हूँ, सिंगल फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो ये भी फोर्स एफ लग रहा है, ये फोर्स एफ लग रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा ना, तो कितना लगेगा ये, क्योंकि इस दोनों सेम है तो कितना होगा, √2 एफ होगा, ठीक है, तो √2 एफ को क्या लिख सकते हो, आई ए बी, है ना, ये फोर्स लग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये हो गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम वायर को देखें तो कुछ इस हिसाब से है हमारा कंडक्टर, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक वेक्टर लेंगे हम, ठीक है, और इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए है तो ये कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी लेंथ। अच्छा, इस लेंथ l के ऊपर अब क्या करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, अब ओनली इस वायर से हम इस वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लो, इसके ऊपर फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में आएगा, निकाल लो, L क्रॉस B लगाओगे तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में ही आएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया, उसकी वैल्यू क्या होगी फोर्स की, आई, क्योंकि अब इसकी लेंथ चेंज होगी, IL' बोल दो, तो कितना हो, IL' कितनी हो जाएगी, √2a, है ना, और B की वैल्यू कितनी है, B, तो कितना आएगा, नेट वही तो आया, सेम आ रहा है दोनों के केस में, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो वही है कि आप इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। मान लो कंडक्टर क्या हो जाए, कंडक्टर की लेंथ कुछ अलग टाइप से है, जैसे कि अगर इसी प्रॉब्लम को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है, और हमारा जो कंडक्टर है वो कुछ इस शेप का है और करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे दोनों कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से देखें तो फिर क्या आएगा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, और इसके ऊपर फोर्स आएगा वो नीचे के डायरेक्शन में आएगा, यही आएगा। और तीनों का लेंथ मान लो ए है, ठीक है, मतलब स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है, तो देख रहे हो ये वाला फोर्स तो आपस में कैंसिल हो रहा है, और नेट फोर्स क्या आ रहा है, ऊपर वाला सिंगल वायर के कारण आ रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, और इसका फोर्स कितना आएगा, अगर इसमें से आई करंट पास हो रहा है तो फोर्स कितना आएगा, इसका नीचे की डायरेक्शन में ओनली IAB ही आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया आपस में। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या करोगे, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दोगे, और सिंगल वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, ए ही है, और करंट क्या हो जाएगा, करंट आई है, और इसको भूल जाओगे, और नेट फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, लगा के देखो L क्रॉस B, अगर लगाओ L क्रॉस B तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, IAB, सेम आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, देन कंपेयर, अब अलग अलग पार्ट्स पे अगर हम फोर्स लगाएं, हम क्या करें, एक ही उसको रिप्लेस करके डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर हमारे पास में हाफ रिंग है, ठीक है, तो हाफ रिंग कैसे है कि अगर ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हाफ रिंग रख देते हैं। हाफ रिंग मतलब कुछ इस तरह से, और हाफ रिंग से क्या किया हमने, करंट पास कर दिया आई, और हाफ रिंग का रेडियस कितना, मान लो जो सर्कल बना रहा होता है इमेजिनरी, उससे r रेडियस है इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या है ना, नेट फोर्स निकालना है इस पर। तो अब अगर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से देखते तो हमें हर पार्ट पे फोर्स निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता, टफ हो जाता ना। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2r, वेक्टर ये है क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखो तो वेक्टर यही है, तो इसी लेंथ पे देख लो कितना फोर्स लग रहा है, तो L क्रॉस B लगाओगे, तो L ये है, B लगाओगे तो फोर्स क्या आएगा, नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, IL', L' की वैल्यू कितनी है, 2r, B कितना आएगा, IRB 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और देख सकते हो इसी तरह से, कि अब हम क्या करते हैं, इसी, ठीक है, ये हाफ रिंग थी, अब इसको क्या करते हैं, क्वार्टर रिंग कर देते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर रिंग के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, क्वार्टर रिंग में हमारा रिंग है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हाफ रिंग कुछ इस तरह से था हमारा पूरा, इसको क्या करें, हमने क्वार्टर रिंग कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्वार्टर रिंग का जो रेडियस है वो r ही है इस इमेजिनरी सर्कल का, अब इसके ऊपर फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देख लो कि हमें क्या करना है, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि इसके ऊपर जो करंट है, करंट की डायरेक्शन मान लो यही थी सेम ही, ठीक है। तो इनिशियल टू फाइनल क्या होगा, यही होगा वेक्टर,
ठीक है। और इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ही निकालनी है, ये आर है, ये आर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी √2r। तो हमारा यहाँ से कितना आएगा, हमारा फोर्स कितना आएगा, फोर्स निकल के आएगा √2r I इंटू बी, यही आएगा। और डायरेक्शन निकाल लो, अगर I क्रॉस B लगाओगे तो डायरेक्शन हमारी ये आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारा जो करंट है वो लूप से पास हो रहा हो, ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट लूप है। तो अगर मान लो लूप से पास हो रहा है तो डेफिनेटली अगर हम क्या करेंगे, हर पार्ट पे कंसीडर करके देखते हैं और फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इनिशियल टू फाइनल वेक्टर वाला देखते हैं ना। तो पार्ट पे कंसीडर करेंगे तो अगर हम देखें इस पार्ट के ऊपर मान लो ABCD नंबरिंग दे देता हूँ, तो AB पार्ट के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, AB की करंट ऊपर की डायरेक्शन में और B की ऊपर की, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऊपर की डायरेक्शन में, B क्रॉस B लगाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, L क्रॉस B लगाना ना, L क्रॉस B है ना, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये फोर्स है। तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और L क्रॉस B लगाना है हमें, ठीक है। तो B की डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो L क्रॉस B लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी फोर्स, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर लगाएंगे तो L क्रॉस B, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, और सिमिलरली यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा, और यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम थी, अगर मान लो इसकी लेंथ A है और A है और इसकी लेंथ B और B है, ठीक है, मैंने स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन लिया, मैंने रेक्टेंगुलर लिया है, तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स और ये वाला देखिए फोर्स क्या होगा, लेंथ डिपेंडेंट भी होता है, IL भी होता है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, तो ये F और ये F सेम होगा, और ये F डैश और ये F डैश सेम होगा ना। तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो, नेट फोर्स क्या आ रहा है यहाँ से, 0 आ रहा है। स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन भी लोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है, मतलब कोई भी क्लोज कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो तो 0 ही आ रहा है। अच्छा, इनिशियल टू फाइनल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो एक पॉइंट पे ही वो वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ रहा है, इनिशियल और फाइनल वेक्टर वाला देख रहे हो। तो यहाँ पे L वेक्टर कितना आ रहा है, जो इनिशियल टू फाइनल वेक्टर वो 0 आ रहा था, तो इसलिए वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो हमने अभी पिछला पार्ट देखा था, ठीक है। तो मतलब क्लोज लूप अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो ये लाइन ज़रूरी है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्म, उसी केस के अंदर जो हमारा फोर्स क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, F नेट, वो 0 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और हमारा क्लोज लूप होगा, ठीक है, लूप क्लोज होगा, तो हमारा फोर्स क्या होगा, नेट 0 होगा। इसका मतलब हम हमारे पास अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से, तो इसके अंदर इन जनरल कोई भी हमारी क्लोज शेप्स हैं, सबके ऊपर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मगर मान लो हमारे पास ये क्लोज शेप है, करंट की डायरेक्शन कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एक बार ध्यान रखना। अगर हमारी ये शेप है, इन जनरल कोई भी क्लोज शेप है, उसके ऊपर हमारा फोर्स क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एम्स 2009 का क्वेश्चन है कि हमें इस इंक्लाइन प्लेन पे एक रोड दे रखी है जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने शो की है, तो उसके ऊपर करंट I फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, और उसकी लेंथ क्या है, रोड की L लेंथ है, ठीक है। और वो क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है और पूरे स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब क्या है, ये रोड है, ये v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है, तो वो किस कंडीशन की, किस b की किस वैल्यू के ऊपर ही वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है, ठीक है। तो उस b की वैल्यू बतानी है हमें, 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता होगा मोशन के कॉन्सेप्ट से कि अगर कोई चीज़ नीचे वेलोसिटी v से आ रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है, 0, इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0। मतलब इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब इंक्लाइन प्लेन की इस डायरेक्शन के अंदर जो उसके ऊपर जो F नेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता लग गई। अब क्या, अगर हम इस साइड से व्यू देखें, ठीक है, इधर से देखें, तो अगर हम व्यू देखें तो कुछ इस तरह से है, और अगर मैं रोड को क्या करूँ, एक अगर साइड व्यू देखूँ रोड का, कुछ हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये रोड के अंदर जो करंट क्या हो रहा है, इनसाइड के अंदर पास हो रहा है ना, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर मैं इस साइड व्यू देखूँगा तो करंट क्या होगा, हमें कैसा दिखेगा, अंदर की साइड जाता है वो करंट, तो आई कुछ इस तरह से पास हो रहा है ना। तो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो यहाँ से क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये डायरेक्शन होगी ना। तो इसके ऊपर रोड के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है इस करंट कैरिंग रोड पे क्या लगेगा, तो हमें पता है करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड है और बी की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो आई L क्रॉस बी लगाना है हमें, L क्रॉस बी, तो L क्रॉस बी लगाएंगे तो L की डायरेक्शन क्या है, हमारी इनसाइड है, ठीक है, L वेक्टर की, और B की डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है। तो L क्रॉस बी लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, हमारी ये आएगी, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वर्टिकली इस डायरेक्शन में लग रहा है।
अब हमें क्या करना है, फोर्स नेट बैलेंस किस डायरेक्शन में कराना है, हमें इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में। तो अब क्या करते हैं, अब सारे फोर्सेस लिख लेते हैं। अगर हमारे पास ये रोड है, इसके ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और हमारा mg फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा कंपोनेंट, mg साइन थीटा, ये चीज़ हमें पता है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg कोस थीटा, ठीक है, ये mg कोस थीटा हो जाएगा। अब क्या हमें इंक्लाइन प्लेन से मतलब है, ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं इस ये कंपोनेंट देखूँ, ये वाला फोर्स, तो ये फोर्स का अगर मैं इधर कंपोनेंट देखूँ, ये वाला कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा, एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, है ना। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा को किससे बैलेंस कर रहा है, ताकि क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करवाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना, यही आएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो एफ निकाला है वो क्या आएगा, वो हमारा निकल के आएगा, क्योंकि बी और करंट दोनों क्या 90 डिग्री एक दूसरे के, करंट नीचे की साइड में, बी ऊपर है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। ये अगर बी ऐसे तो ये 90 डिग्री बनाएंगे दूसरे से। तो क्या आएगा, इसका फोर्स क्या आएगा, आई एल बी, है ना, आई लेंथ इसकी स्मॉल एल और बी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, आई एल बी, तो यहाँ से आई एल बी लिख दो, ये कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा एम जी बाई आई इंटू एल। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वही मैग्नेटिक फोर्स का था, एक करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसी से हमें फोर्सेस को बैलेंस करना। इसके बाद जो हेडिंग है हमारी है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है आज के टॉपिक की ये, ठीक है। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे कि दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, या तो उनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो सकता है या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उन पे जो फोर्सेस होंगे वो किस तरह के होंगे और क्या मैग्नीट्यूड होगा उनका, ठीक है। तो मान लो कि दो वायर्स हैं हमारे पास, वायर 1 और वायर 2, और इन्फानेट वायर मान के चले हैं इसको, कौन से वायर हैं, इन्फानेट वायर्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो करंट है इसमें से I1 है और इसमें से I2 है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि करंट कैरिंग वायर्स मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर वो दोनों वायर पे हमें फोर्सेस निकालने हैं कि वो फोर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो किस तरह से कंसिडरेशन करेंगे कि क्योंकि हमने अभी तक जो केस पढ़े उसमें क्या था, हमारा सिंगल वायर था और उसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, है ना। तो हमारा सिंगल वायर के अंदर करंट आई पास हो रहा था, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे, तो हमारा जो फोर्स आया आई एल क्रॉस बी आया, है ना। अब तक तो हमने यही देखा क्योंकि हमने सिंगल वायर देखा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी। तो सिमिलरली अगर हम इस वायर को, मान लो इस वायर को कंसिडर करते हैं हम, तो ये सिंगल वायर है, करंट पास हो रहा है, तो ये वाला केस बन गया। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी दूसरे वायर से, मतलब जिस वायर पे हम फोर्स निकाल रहे हैं उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बचा हुआ दूसरा वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। देखो कि जैसे मान लो ये वायर है I1, तो I1 से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसी होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो किस तरह से जनरेट होगी, कुछ इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ रही है, इनसाइड द पेज आ रही है ना। तो मतलब इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं कुछ इस तरह से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, बी इनसाइड द पेज, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये वाला केस यही केस बन गया, ठीक। आई एल क्रॉस बी लगाओ, बी और आई के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सिमेट्री है इसीलिए 90 डिग्री केस बन रहा है। देखो इस, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है ना इससे, ठीक है। तो बी क्या देखेंगे, हमेशा इनसाइड द पेज है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच की अगर मान लो डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो बी हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है, इस पॉइंट पे भी बी कांस्टेंट रहेगा, इस पे भी कांस्टेंट बी रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना जनरेट होता है, म्यू नॉट आई, क्योंकि आई इसके अंदर I1 है, अपॉन 2 पाई, अगर डी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे अपने देखना है हमें, ठीक, आर डिस्टेंस से, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, डी है। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा इस वायर के कारण, ठीक है। तो करंट I1 है, मतलब इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको मैं B1 बोल देता हूँ, ठीक है। और वो किस पॉइंट पे, तो ये वाला जो वैल्यू है वो B1 है, मतलब इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया इस वायर के कारण, ठीक है। इसीलिए जो फैक्टर आ रहा है I1 फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो बी निकल के आ गया हमारा। अब इसमें से I2 करंट पास हो रहा है, तो अब इसके अंदर राइट हैंड जो कर्ल रूल है वो लगाएंगे, ठीक है, एल क्रॉस बी। तो एल की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन हमारी इनसाइड द पेज है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन आएगी। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा हमारा इनसाइड इस डायरेक्शन में लगेगा, कोई इन्फानाइट वायर है तो पूरे पे फोर्स क्या लगेगा, इस साइड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये लगेगा फोर्स हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, एफ
टू 1। इसको मैं लिख देता हूँ, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना आया है, उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा आई एल क्रॉस बी, है ना। तो आई एल बी साइन थीटा, तो थीटा तो 90 है, तो आई एल बी हो जाएगा, तो आई एल बी हो जाएगा। तो आई कौन सा है, इस करंट से, क्योंकि इस करंट पे फोर्स निकालना है ना, तो आई टू इंटू एल, इस वायर की लेंथ। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्फानाइट वायर ले रखा है, और हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हम इस स्मॉल एरिया के अंदर हमें फोर्स निकालना है, इस इतने से एरिया के अंदर, तो इस एरिया का लेंथ मान लो L2 है, ठीक है। तो हम क्या है, L2 कंसिडर कर लो, तो इसको L2 ले लिया इंटू बी। अब बी इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, ड्यू टू वायर 1, इसको हमने V1 बोला है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी, I2 इंटू L2, B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 2 पाई डी। देख रहे हो, इस फोर्स के अंदर I1 की वैल्यू भी आ रही है, मतलब इस वायर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई डी इंटू L2। सिंस क्या है, ये वायर इन्फानाइट है, ठीक है, तो लेंथ इसको हमें क्या इन्फानाइट कंसिडर कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल लेंथ L2 कंसिडर किया। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ L, स्मॉल L पे हमें अगर ऐसे दे दिया कि ये इन्फानाइट वायर है और ये पर्टिकुलर लेंथ L2 का वायर है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दोनों के इन्फानाइट वायर हैं, तो उस कंडीशन में हम फोर्स नहीं निकाल सकते, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, F21 डिवाइडेड बाई में L2, है ना। तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई डी। और वो डायरेक्शन क्या है, ये वाली। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम इस वायर को कंसिडर करेंगे, इस वायर को भूल जाएंगे। तो अब हमारा कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, I2 ये I1। अच्छा, तो इस वायर से मैग्नेटिक, अब क्यों इस पॉइंट पे निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगी, इस वायर के कारण। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे है, तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी। तो इस डायरेक्शन के अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे आएगी, इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में, आउटसाइड द पेज आ रही है ना। देखो देखो, इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में आउटसाइड द पेज आ रही है, देखो यहाँ से। तो इस वायर पर क्या आएगी, आउटसाइड द पेज आएगी इस तरह से। और करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो, आई एल क्रॉस बी, है ना। आई एल की डायरेक्शन क्या है हमारी, आउटसाइड द पेज, इस तरह से। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। तो इस पर जो फोर्स लगेगा तो ये लगेगा, है ना। तो I1 पे जो फोर्स लग रहा है, I1 पे उसको बोलेंगे हम फोर्स ऑन वायर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब फोर्स ऑन वायर 1 विद या ड्यू टू वायर कौन सा, सेकेंड, ठीक। तो कितना आएगा, इसमें से करंट कितना हो रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, अगर मैं स्मॉल एरिया की वॉल्यूम एरिया की लेंथ L1 मान लेता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, वायर 2 के कारण, तो B2, है ना। और B2 की वैल्यू कितनी आएगी, सेम, अगर डिस्टेंस D है तो सेम ही आएगी, इसके D डिस्टेंस पे तो सेम ही आनी है। तो कितनी आनी है, I1 L1 और B2 की वैल्यू सेम वही आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। लेकिन जो करंट है किसके कारण है, I2 करंट के कारण आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ से जो वैल्यू आ रही है फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर देखें तो यहाँ से कितनी आएगी, फोर्स 1 2 पर यूनिट लेंथ, लेंथ किसकी है, इस वायर की जो लेंथ पर यूनिट लेंथ है L1, तो कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई डी। तो ये F12 डिवाइडेड बाई L1 है, यहाँ F21 डिवाइडेड बाई L2 है, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। और डायरेक्शन क्या है, इसमें इस साइड है, इसमें ये आ रही है, तो मतलब एक दूसरे की क्या आ रही है, अगर दो वायर हैं, ठीक है, तो दोनों में जो डायरेक्शन आ रही है, एक में ये डायरेक्शन आ रही है, एक में ये डायरेक्शन आ रही है, तो दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर हमारा करंट कैरिंग वायर दोनों के डायरेक्शन के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इनसे I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का वायर का, वो दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 पाई डी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी हमारी वहाँ से। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ का म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। और दोनों का सेम ही आएगा, एक के केस में I1 सोर्स होगा तो दूसरा I2, एक के केस में क्या, इसके केस में क्या होगा, I1 सोर्स होगा और I2 क्या होगा, इसके ऊपर जो करंट लग रहा है। और इस केस में क्या होगा, करंट I1 इस पे लग रहा है और I2 क्या इसके लिए सोर्स है, ठीक है। लेकिन जो दोनों का जब देखोगे सोल्व करके, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, डी यहाँ के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों वायर्स के अंदर क्या करेंगे, करंट क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर देंगे, ठीक है। यही केस बना लेता हूँ। अब मैग्नीट्यूड निकाल के देना, होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी। अगर ये करंट I1 फ्लो कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस वायर के ऊपर इसके कारण क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, आप
अब ऐसे लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ इस वायर के ऊपर देखोगे तो इसमें कैसी आएगी, इनसाइड द पेज आएगी, ऐसी आएगी। और इस पर जब फोर्स देखोगे तो कैसी आएगी, इस पर फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लग रहेगी। सिमिलरली इसके कारण करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, और इसके अंदर जो देखोगे आप, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड द पेज आएगी। करंट की डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स की डायरेक्शन इस पर कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो इस केस में देखोगे जब करंट दोनों की डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, I1 I2 ही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अपोज कर दी, तो फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिपल कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कंक्लूजन। और जो वैल्यू देखोगे आप, इसको होमवर्क प्रॉब्लम है, जो वैल्यू निकालोगे ये सेम वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में जो वैल्यू आएगी दोनों में सेम ही आएगी, इसी में भी सेम आएगी, यही वैल्यू आएगी दोनों में सेम। लेकिन जो डायरेक्शंस हैं वो अलग आएगी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट कर रहा है तो रिपल्शन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे रिपल्शन होगा और यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को प्रॉपर्टी को यूज़ करें हम काफ़ी सारी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 3 वायर्स गिवन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से कि जो ये दोनों वायर हैं, जो वायर 1 और वायर 3 है, ये दोनों इन्फानेट वायर्स हैं। ठीक है, और एक तीसरा वायर जो वायर नंबर 2 है, इनके बीच में आके रख दिया मैंने। अगर ये दोनों वायर 10 मीटर पे हैं तो ये दोनों बीच में रख दिया, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा और ये 5 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वायर रख दिया, और जिसकी लेंथ है, क्योंकि अब ये इन्फानेट वायर नहीं है, जो सेकेंड वायर है वो इन्फानेट नहीं है, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो इन्फानेट है, ये 50 सेंटीमीटर है। तो अब हमें एफ नेट निकालना है, और वायर 2 है ना, वायर 2 के ऊपर एफ नेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले क्या करेंगे, वायर 1 लेंगे, ठीक है, और वायर 2 के साथ फोर्स देखेंगे। अगर वायर 1 लिया तो वायर 1 है, और ये इन्फानेट वायर है, और इसके साथ क्या किया, वायर 2 देख लिया, वायर 2 है, और इसकी हमें लेंथ गिवन है। तो इसके ऊपर फोर्स देख सकते हैं वायर 2 पे, वायर 1 के कारण हमने देख लिया फोर्स क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ देख लो पहले तो, है ना। इस वायर 2 के ऊपर अगर वायर 2 की लेंथ मान लो L2 है, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी वायर 2 पे, फोर्स ऑन वायर 2 विद रिस्पेक्ट टू वायर 1 डिवाइडेड बाय में लेंथ L2, वो हमने निकाली थी, कितनी आ रही है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में, ठीक है, 2 पाई इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस t, यही आ रही है। अच्छा, अभी दोनों में क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। दोनों में अपोजिट करंट है, तो डेफिनेटली जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो इसके फोर्स इस तरह लगेगा। तो इस वायर पे फोर्स क्या है, राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल गई, तो फोर्स निकाल सकते हो क्योंकि लेंथ तो गिवन ही है इस वायर का। तो फोर्स F121 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई d, है ना, इंटू L2। वैल्यूज़ पुट करनी है अब आपको ओनली, ठीक है। कितनी वैल्यू जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है कि 10⁻⁻7 होती है। तो 4 पाई कर दो, 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 आ जाएगा, इंटू I1 I2। I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, और I2 की वैल्यू हमारी 3 एम्पियर है, ठीक है। और L2 की वैल्यू कितनी, 50 सेंटीमीटर है, तो 0.5 मीटर आ गया, है ना। और नीचे क्या है बचेगा हमारा, D बचेगा। तो D हमारा डिस्टेंस, ठीक है, तो D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 5 मीटर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे, ये कितना है, 10⁻⁻7। तो कितना आएगा यहाँ से, तो 10⁻⁻7 ऊपर आएगा, तो नीचे आएगा 6 इंटू 6 इंटू डिवाइड बाय में कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये आप देख लो कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻8, और उसकी वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, -8 आएगी यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में आ रही है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देख लें, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो, वायर 2 और वायर 3। अब करंट इसमें ये फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो ये कर रहा है, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर ये लगेगा, इस पर ये लगेगा। तो मतलब इसका फोर्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, और इसका फोर्स क्या है, राइट हैंड साइड लगेगा, है ना। ध्यान रखना, इस पे राइट हैंड साइड लग रहा है, और इसके कारण इस पर लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स निकाल लो, कितना आएगा, फोर्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 डिवाइडेड बाय में लेंथ L2 इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट I2 I3 डिवाइडेड बाय में 2 पाई d। सेम ऐसे ही आएगा कॉन्सेप्ट, 3 इंटू 2 ऐसे ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बस वायर 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के देख लो, तो ये आएगा 12 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो मतलब जो सेकंड वायर है हमारा, जो सेकंड नंबर वायर है, कुछ 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। राइट हैंड साइड तो ये फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली फोर्स लग रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ज़्यादा फोर्स कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसलिए जो नेट फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। कितना लगेगा, 30 - 30 कितना, 6 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन।
ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है, मतलब ये वायर किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर मूव करना जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगर हमें ओनली पूछता, मैग्नीट्यूड नहीं पूछता, कुछ हमें करंट की डायरेक्शन बस ये बोल देता कि ये करंट इससे ज़्यादा है तो किस साइड मूव करेगा, तो देखते ही बता सकते थे, क्योंकि इन दोनों वायर के कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा, इन दोनों वायर के कारण रिपल्शन होगा। अब ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, जिसका ज़्यादा करंट है, तो किसका रिपल्शन ज़्यादा होगा, इस वायर का, तो रिपल्शन मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, देखते हुए बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर हमारा क्या हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में हमें कुछ इस तरह से दे रखा हो कि एक वायर दे रखा है हमें, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, उसमें से मान लो I1 करंट पास कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा वायर है L लेंथ का, ठीक है, इसकी लेंथ L है, जो D2 माइनस T1 बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो L लेंथ है D2 माइनस T1, ठीक है। उस L लेंथ के वायर में करंट I2 पास कर रहा है, तो L इस वायर पे फोर्स क्या लगेगा इस वायर के कारण, ठीक है, वो अगर हम देखें तो ये पैरेलल वाली बात नहीं है। तो पैरेलल में तो क्या था, अगर दो वायर थे तो इसके कारण इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कांस्टेंट आ रहा था हर पॉइंट पे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, ILB वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, IL क्रॉस B, क्योंकि B कांस्टेंट था तभी लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो अगर हम देखेंगे कि आ रहा तो इसके इनसाइड द पेज ही है मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में, लेकिन ये वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि ये D1 है, ये D2 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें इस पॉइंट पे, अगर मान लो ये पॉइंट M और N है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D1, मैग्नेटिक हेल्ड पॉइंट N कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D2। सिंस D1 कम है, लेस है D2 से, ठीक है, तो ये D1 लेस होगा D2 से, तो डेफिनेटली BM क्या होगा, BN से ज़्यादा होगा। ये चीज़ है, पॉइंट जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगी वायर के, क्योंकि अगर वायर स्ट्रेट होता तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, लेकिन वायर ऐसे है तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग है, यहाँ पे ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला है, अगर एक स्मॉल पॉइंट पर देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, DF इज इक्वल टू क्या होता है, IDL क्रॉस B। तो हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, है ना, अगर सेम करंट है हमारा तो, ठीक है, तो अगर करंट सेम ही है I2 हमारा, ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है, तो इस पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे फोर्स कम होगा। फोर्स की डायरेक्शन देख लो, L की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे की साइड आएगी, ठीक है, राइट हैंड का रूल लगाओ। तो फोर्स की डायरेक्शन इस पे नीचे आ रही है, इस पे भी नीचे आ रही है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि फोर्स ये ज़्यादा होगा, फोर्स ये कम होगा, क्योंकि बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे बी ज़्यादा है, यहाँ बी कम है, IDL क्रॉस बी, है ना। तो मतलब जो हमारा ये वायर है, इस पर अगर मैं फोर्स दिखाना चाहूँ M और N, कैलकुलेट करना तो मुश्किल हो जाएगा फोर्स, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, B अलग अलग है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ये आएगा, और यहाँ पे फोर्स क्या है, कम आएगा, इसलिए मैं स्मॉल वेक्टर से शो कर रहा हूँ। तो हर बार क्या है, दूर जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे हमारा क्या आ रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे बिल्कुल कम हो जाएगा। ये फोर्स एट M पॉइंट है, फोर्स एट N पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगेगा, मिनिमम फोर्स यहाँ लगेगा, और फोर्स क्या नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ज़्यादा फोर्स इधर लगेगा तो एक वायर क्या करेगा, एक पॉइंट के हिसाब से देखेगा, तो इस तरह से क्या होता है, रोटेट करता हुआ दिखेगा अपने को, ठीक है, ये रोटेशन दिखेगा अपने को कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरे अगर नेट फोर्स की बात करें वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें फोर्स नेट निकालना है लूप के ऊपर, ठीक है, लूप के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि F नेट हमने 0 बोल दिया था, कब बोल दिया था, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म थी। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी स्पेस के अंदर, ठीक है, कांस्टेंट B है, और उसके अंदर हम कोई भी लूप लेके जाते हैं, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि वहाँ पे फोर्स नेट क्या होगा, 0 होगा। मैंने कंडीशन लिखी भी थी वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वायर है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब इस लाइन के अंदर यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में देखें तो यूनिफॉर्म नहीं है। देखा था पिछले एग्जाम्पल ही, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, ठीक है, और करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस तरह से, I2 करंट इसके अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स नेट 0 नहीं आएगा हमारा। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें, अगर हम इसको शो कर देते हैं, अगर ये M पॉइंट है, N पॉइंट है, O पॉइंट है और P पॉइंट है, MNOP हमारा एक लूप है, ठीक है। अगर हम MP और MNO पार्ट्स हैं, इन पे मैग्नेटिक फील्ड देखें, फोर्स देखें, और MN और OP पे भी देखें क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इस वायर के अंदर करंट क्या है,
क्योंकि अगर हम ओनली ये वायर कंसिडर करें एम पी वायर, ठीक है, एम पी वायर कंसिडर करें, तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि एम पी और ये वाला इन्फानाइट वायर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल ही तो है। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और पैरेलल वाले में एक चीज़ यही होती है कि इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। इस थ्रू आउट द वायर तो कांस्टेंट ही है, इस डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या, वायर की पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट होता है, लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकते हो, इस डायरेक्शन के अंदर पैरेलल, इस इन्फिनिट वायर के पैरेलल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, लेकिन इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है। तो एम पी पैरेलल है, तो पैरेलल वाले कंसेप्ट तो यूनिफॉर्म हो गया। इसका मतलब ये अगर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, तो हमने बताया था अपोजिट होता है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इनके बीच में क्या आएगा, रिपल्शन आएगा। रिपल्शन आएगा तो एम पी पार्ट पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एन ओ पार्ट देखें, एन ओ पार्ट है, एन ओ, इस पर जो फोर्स, उस पर करंट आई इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला और ये वाला क्या है, सेम करंट डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों वायर्स के बीच में देखें, ठीक है। तो इन दोनों वायर्स के कारण क्या होगा, एक दूसरे के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे कौन सा वायर बचा, एम एन और ओ पी वायर बचा, ठीक है। तो एम एन और ओ पी जो हमने पिछला केस देखा था, उस पर क्या होता, एम और एन पॉइंट्स पे दोनों पे फोर्सेस क्या हो रहे थे, अलग अलग लग रहे थे। एम और एन पॉइंट कंसीडर करें तो इन पे जो फोर्सेस थे वो क्या थे, अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग फोर्स लग रहे थे, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे फोर्स कम लग रहा था, ठीक है। सिमिलरली अब क्या देखेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें एल क्रॉस, अगर इसमें बी की डायरेक्शन देखें तो बी की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फोर्स हम देखेंगे तो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो डाउनवर्ड ही आ रहा है। तो इस वायर में देखेंगे तो फोर्स क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो नीचे वाला पी ओ वायर देखेंगे तो फोर्स हमारा क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये वाली पॉइंट है, ये वाले दोनों पॉइंट है, ये तो एक दूसरे के एक सेम लाइन में, इन दोनों पे तो मैग्नेटिक फील्ड बी सेम होगा और इस दोनों पे भी सेम होगा। तो ये वाले फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेट ये वाले दोनों वायर का इफेक्ट क्या हो रहा है, एफ नेट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। हर पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर रही है, फोर्सेस सॉरी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो बचे हुए फोर्स क्या होंगे हमारे, यही दो बचे हुए फोर्स बचेंगे हमारे, ठीक है। तो बस हमें बचे हुए यही दो फोर्सेस क्या करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि ये वाला वायर है, ठीक है, ये वाला वायर है और ये वाला वायर है, ठीक है। ये आपस के अंदर ये जो, क्योंकि ये वाला भी करंट कैरिंग वायर है और ये वाला करंट कैरिंग वायर है, क्या ये एक दूसरे पे इफेक्ट दे रहा है फोर्सेस का, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें कि इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस का इफेक्ट है, वो नहीं होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ हमारा इन्फिनिट वायर से ही होगा, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट मतलब, क्योंकि हमें जो एफ नेट निकालना है ना, इसके ऊपर एफ नेट निकालना है, तो ये दोनों अगर आपस में, इन दोनों वायर्स का भी देखा आपस के अंदर, तो वो अट्रैक्शन होगा और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर एफ नेट देखें वो तो 0 ही रहेगा ना, ठीक है। हमें एक्सटर्नल वायर से देखना है, इस वायर से कितना आएगा, ठीक है। तो इस वायर का इस वायर से देख लिया, इस वायर का इस वायर से देख लिया, है ना। इन दोनों के आपस में कैंसिल हो ही रहे हैं, ठीक है, इसके कारण, ठीक है। तो एम पी पार्ट पे क्या आया, फोर्स आया, वो इस डायरेक्शन में आया, और इस पार्ट पे आया इस डायरेक्शन में, किसके कारण, इन्फिनिट वायर के कारण, है ना। तो इस पे इस डायरेक्शन में आया, इस पे इस डायरेक्शन के अंदर आया। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ डेफिनेटली किसकी ज़्यादा आएगी, पास वाले वायर की ज़्यादा है, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो इस वायर पे मान लो मैं इसको B1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ फोर्सेस है ना, F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, है ना। तो फोर्स 1 निकाल लो कितना आएगा, फोर्स 1 कितना आएगा हमारा यहाँ से, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें A गिवन है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें A गिवन है ना। तो इस वायर से इस वायर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, A हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट, ठीक है, I1 I2, है ना, इन दोनों के कारण जो करंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू A, है ना, इंटू लेंथ, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, ठीक है। तो इंटू L आ जाएगा यहाँ पे। तो लेंथ इस वायर की लेंथ कितनी है हमारी A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई। सिमिलरली F2 निकाल लेंगे, F2 की डायरेक्शन ये है, तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 I2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है A डिवाइडेड बाय में 2 पाई। अब इस वायर की इन्फिनिट वायर से कितनी डिस्टेंस है, नीचे वही तो होते हैं 2 पाई D, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A प्लस A 2A, यहाँ 2A आएगा, है ना। तो A से A कैंसिल, तो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में
4 पाई आ जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली फोर्स कौन सा ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है। तो नेट फोर्स अगर F1 यहाँ है, F2 यहाँ है, तो नेट फोर्स कहाँ होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड होगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 कितना आएगा, दिस माइनस दिस कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 4 पाई, ये हमारा नेट फोर्स आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स गिवन है, ठीक है, क्योंकि AIEEE 2009 के अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में हमें पॉइंट बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इस कॉन्फ़िगरेशन पे ABCD कुछ इस तरह से हमें करंट दे रखा है इस लूप के अंदर ABCD, ठीक है, और ये वाले जो AB और AD हैं, ठीक है, वो इमेजिनरी सर्कल है, इसका सेंटर O है और 30 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं इस लूप से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें करंट I दे रखा है इस लूप के अंदर, और इस लूप से हमें क्या करना है, करंट कैरिंग लूप से क्या करना है, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें बोला कि इस O पॉइंट पे क्या किया, अब एक करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर रख दिया, तो हमें BC और AD पे क्या करना है, फोर्स निकालना है। और फिर JEE 2006 में हमें जो B पार्ट है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन किया कि हमें जो करंट कैरिंग वायर है उसकी डायरेक्शन दे दी कि इनवर्ड करंट कैरिंग डायरेक्शन है, और हमें फिर क्या करना है, BC AD मतलब हर पार्ट पे फोर्स निकालना, मतलब इसके टोटल लूप पे फोर्स पूछा था कि कितना लूप पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हर चीज़ देखते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हमें फोर्स निकालना है, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था कि हमें जो हमारा लूप था करंट कैरिंग लूप, उससे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पहले पार्ट में फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो फील्ड कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कोई लूप है ना, कि उसकी डायरेक्शन मान लो ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो हम पे क्या फोर्स की डायरेक्शन सेंटर के अंदर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर में अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, तो मतलब राइट हैंड डायरेक्शन कोई भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लूप क्या हो, पार्शियल लूप हो, ठीक है, मतलब ये हाफ लूप हो या क्वार्टर लूप हो, तो कैसे देखेंगे, मैंने रूल बताया था, अगर जनरल एंगल थीटा है, क्योंकि सेंटर पे यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, यहाँ सेंटर का जो फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या था, सेंटर पे जो फॉर्मूला आ रहा था 20 एट सेंटर सर्कुलर रिंग के, क्या था, म्यू नॉट I/2R, यही तो आ रहा था अगर इसकी रेडियस R है। तो मैंने बोला था अगर कोई हमें इस ऐसा लूप जिसका हमें पार्शियल गिवन है, ठीक है, जैसे हाफ लूप है या क्वार्टर लूप है, इनका कैसे निकाल सकते हैं, इसको θ/2π से मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूले को, बस वो इसके लिए आ जाएगा सेंटर पे, है ना। तो वही तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये वाला जो लूप है ये क्या है, पूरा लूप कंप्लीट लूप नहीं है, ये क्वार्टर लूप है, तो 30 डिग्री बना रहा है ना। तो BC से और AD से निकाल लो, अगर BC से करंट इस डायरेक्शन के अंदर है तो इस डायरेक्शन में लगाओ राइट हैंड रूल, तो क्या आएगा, सेंटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो सेंटर पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा BC से, तो O पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा ड्यू टू BC लिख दूँ मैं, ठीक है। और AD पार्ट क्या है, इस डायरेक्शन में करंट है, इससे लगाओगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो सेंटर पे क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD, है ना। तो दोनों निकाल लो, दिस और दिस दोनों निकाल लो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन में है वो है BC, है ना। मैग्नेटिक फील्ड BC कितना आ रहा है, वो म्यू नॉट I/2, R की वैल्यू कितनी आएगी सेंटर से, ठीक है। तो BC पार्ट की कितनी है, ये वाली डिस्टेंस D गिवन है हमें, ये वाली डिस्टेंस D है और ये वाली A है, तो ये वाली D आएगी θ/2π मतलब 30 डिग्री अपॉन 2π कितना है, 360 डिग्री। सिमिलरली B एट AC निकाल लो, AD निकाल लो, कितना आएगा, म्यू नॉट I/2। अच्छा, ये वाली कितनी है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है A, तो यहाँ पे A आएगा, यहाँ कितना आएगा D की जगह B, ये B है ना, ठीक है। 30/360 सेम ही है इधर, हाँ, कितना आएगा ये आएगा म्यू नॉट I/24 इंटू B, और ये कितना आएगा म्यू नॉट I/, ठीक है, 24 इंटू A, है ना, ये आएगा। अब क्या है, नेट क्या है, इन दोनों पे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, A की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है इस वाले से, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है देन कंपेयर इनवर्ड वाले से, क्योंकि ये वाला करंट दोनों में सेम ही है, लेकिन ये वाले की जो डिस्टेंस है A कम है देन कंपेयर B से, तो ये वाली ज़्यादा है ना। तो कितना आएगा नेट यहाँ पे, इसको इससे घटा दो, कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो म्यू नॉट I/24, A कॉमन ले लो और 1A माइनस B, तो कितना आएगा ये B माइनस A डिवाइड बाई में AB, म्यू नॉट I/24, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, इसमें B ऑप्शन में ये गिवन था, तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है इसका। तो A सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं B सेक्शन, जो हमारा इस चैप्टर, इस जो लेक्चर है उससे रिलेटेड है। क्या है उसके अंदर, हमें करंट कैरिंग वायर दे दिया इस डायरेक्शन में, और वो कैसा दे दिया, हमें करंट कैरिंग वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो ये वाला डायरेक्शन मान लो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ये I है, ठीक है। अच्छा,
तो आई है तो हमें फोर्स निकालना है बी सी सी टी पे। तो बस हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग वायर आई है यहाँ से, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, आई करंट कैरिंग अगर इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इससे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा स्पेस में, है ना। अच्छा, अब इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में लूप है हमारा, ऐसा, है ना। तो लूप का ए बी सी डी पोर्शन है, ठीक है। तो ए ट्रिपली वाला पोर्शन में क्या पूछा था, बी सी और ए डी का पूछा था, है ना। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, करंट की डायरेक्शन अगर मान लो ए ट्रिपली वाले क्वेश्चन में दी नहीं रखी थी, चाहे अपवर्ड ले लो डाउनवर्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो या तो ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, है ना। दोनों केस में ए डी और बी सी क्या कर रहे हैं, ए डी और बी सी के अंदर जो करंट है, ए डी और बी सी में ये ऐसा करंट है आई, और दोनों केस में हम देख रहे हैं इसके अंदर, इस वाले केस में कितना आई और एल जो बी है और ये एल वेक्टर है ना, ये एल वेक्टर ही होगा इसका। तो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वायर के लिए, एल क्रॉस बी, है ना। ये किसके लिए होती है, जब बी सेम हो एक वायर के अंदर। तो लेकिन इस वायर पे तो बी सेम ही आ रहा है ये वाला, और इस वायर के लिए बी सेम आएगा, क्यों, ये वाली जो रेडियस, इस रेडियस आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा, और इस रेडियस आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाले पे फॉर्मूला लगा लो। तो एल की वैल्यू किस पे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है, इसके एल की वैल्यू इस पे कम है, ठीक है। अच्छा, तो एल क्रॉस बी, एल और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो बी और एल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है, और यहाँ कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो साइन 0 और साइन 180 दोनों क्या होते हैं, 0 ही होते हैं। तो नेट फोर्स इस पे और इस पे कितना आएगा, 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर अब वही सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक बी ये है और एल की करंट कैरिंग वायर है वो इसके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में इस पर फोर्स क्या आएगा, 0 ही आना है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो मतलब बी सी और ए डी सेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि रीज़न इसका क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डी एल वेक्टर क्या बना रहा है, 180 डिग्री और 0 डिग्री बना रहा है, इसलिए क्या है, फोर्स क्या है दोनों डायरेक्शन में बी सी और ए डी का क्या है, 0 आएगा। तो ए ट्रिपली वाला पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जेई वाले पार्ट में क्या पूछा था, कंप्लीट लूप के ऊपर फोर्स क्या है, तो इन दोनों पोर्शन का तो 0 आएगा। अब बी और ए सी का, ए डी का, सी डी का देखो, तो ए बी का देखोगे तो मैंने बोला था कि हर पॉइंट पे अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए फॉर्मूले के लिए, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। जैसे जैसे रेडियस दूर जाओगे तो अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो लेकिन फोर्स का डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है, ये वाला करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो एल क्रॉस बी लगाना है हमें, ठीक है। तो एल ऐसा है और बी की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अगर देखो बी का डायरेक्शन हमेशा हमारा, इसमें बी का डायरेक्शन ये था, सॉरी, ठीक है, बी का डायरेक्शन हमारा ये है। तो एल, है ना, एल क्रॉस बी लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। और यहाँ लगाओगे सिमिलरली बी की डायरेक्शन ये है और एल की डायरेक्शन ये है, तो एल जो एल की डायरेक्शन क्रॉस बी लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड आएगी, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। तो यहाँ फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ अपवर्ड आ रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे क्या है, अलग अलग फोर्स आ रहा है ना। लेकिन नेट रिजल्टेंट क्या है, अपवर्ड ही आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा, और यहाँ पे नेट रिजल्टेंट क्या है, डाउनवर्ड ही आएगा। तो इसका मतलब जो जेई वाला पोर्शन था उसका जो सोल्यूशन क्या आएगा कि उसके अंदर अगर हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे अगर हमारा ऑब्जर्वर है अगर वो यहाँ से देखे तो नेट फोर्स तो उसको 0 दिखेगा, नेट फोर्स तो 0 लगेगा उसके ऊपर। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन था तो नेट फोर्स 0 एक ऑप्शन था, वो सही था। दूसरा ऑप्शन ये था कि इस पार्ट पे फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इस पार्ट पे अपवर्ड लग रहा है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। अगर यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड, इस पे लग रहा है डाउनवर्ड, तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। जेई के अंदर अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि अगर इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होता तो जस्ट ये चेंज हो जाता, तो यहाँ से देखते तो क्या होता, क्लॉकवाइज घूमता, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है वैसे देख लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही था कि ये वाले दोनों पोर्शंस हैं, इन दोनों वाले पोर्शंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, वो क्या था, पैरेलल और एंटी पैरेलल था, इसलिए क्या होता, साइन 0 साइन 180, तो क्या होगा, वो 0 ही आएगा। तो इन दोनों फोर्सेस क्या आएगा, 0 आएगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो करंट कैरिंग लूप है हमारे, तो उससे हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और जैसे अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, और उसके बाद में हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन वगैरह या हिस्टरीज लूप वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है।